Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। प्राचीन भारत चल रहा है और इसमें जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल क्या है, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको जानने वाले हैं। ठीक है मित्र, तो देखिए कुछ चीज़ जो है, सारा कंटेंट जो है दिमाग में नहीं रहता, कुछ बात तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जो डीप बातें होती है, जो किसी से जुड़ी बहुत सारी, जो मेमोरी में बार बार उतनी चीज़ों को रखना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसके लिए क्या किया, थोड़ा छोटे छोटे जो है सेंटेंस बनाए हैं और उसमें कुछ कुछ वर्ड है जिससे कि मैं आपको उससे रिलेटेड बातें जो है बताता चलूँगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है। चलिए आगाज़ करते हैं, मध्य पाषाण काल को जानते हैं क्या है ना, मेसोलिथिक पीरियड क्या है। तो देखिए इसका जो कालक्रम है मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम है मित्र, यह सब जगह अलग अलग है। अगर आप देखिएगा वेस्टर्न कंट्री का, तो वहाँ पर अलग अलग है, भारत में अलग अलग है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कम से कम 5-6 अलग ऐसे अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ की इसका काल जो है डिफाइन हुआ है। लेकिन हम भारत में हैं और भारत के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो जो कालक्रम हमने यहाँ पर लिखा है, यह दक्षिण एशिया है ना, दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है। दक्षिण एशिया और भारत की जो काल है वह 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व जो है इसको डिफाइन किया गया है। मतलब हम भारतवासी जो इस काल को मानते हैं, मध्य पाषाण काल को, है ना, मेसोलिथिक पीरियड को जो मानते हैं, वह दक्षिण एशिया और भारत, यह जो है यहाँ पर जो काल माना जाता है वह 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। लेकिन इसका अलग अलग जगहों के लिए जो है अलग अलग काल जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हम दक्षिण एशिया या और भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व जो है यह आपका मध्य पाषाण काल का काल है, पीरियड है। चलिए ठीक है। और इस काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में जो है पॉलिश किए गए पत्थर के औजार का उपयोग होता था। देखिए पॉलिश किए गए पत्थर के औजार का मतलब क्या हुआ, इसके पहले जो आप पूरा पाषाण काल में जाएंगे, आप जानते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो यह जो पूरा पाषाण काल में जाएंगे तो वहां पर पत्थरों पर पॉलिश वगैरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य धीरे धीरे जो है क्रमतर वह वृद्धि करते जाता है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ स्टाइल में वह वृद्धि करते जाता है, या कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन एक सकारात्मक भाव से करते जाता है। तो यहाँ से जो मध्य पाषाण काल में पॉलिश किए गए पत्थर का औजार बनाया गया है ना, किसका, पॉलिश किए गए पत्थर का औजार बनाया गया, और इससे जो है शिकार किया जाता था। शिकार पूरा पाषाण काल में भी करते थे और शिकार जो है मध्य पाषाण काल में भी कर रहे हैं, लेकिन औजार और हथियार में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और देखिए यह जो है पूरा पाषाण कालीन शिकारी जो था, यह इससे जो है ये निपुण है। कौन निपुण है, तो मध्य पाषाण काल वाले। जो पूरा पाषाण काल में शिकारी थे उससे ज्यादा निपुण कौन है, तो मध्य पाषाण काल के शिकारी जो हैं उससे ज्यादा निपुण, ज्यादा तेज हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि समय के साथ जो है वह चीजों में क्रम विकास जो है धीरे धीरे होता जाता है। तो वही जो है पूरा पाषाण कालीन शिकारी से ज्यादा निपुण कौन थे, तो मध्य पाषाण काल के शिकारी जो थे वो ज्यादा निपुण थे। और इस काल का जो कुछ क्षेत्र था, है ना, कुछ क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन जो है वह मिले हैं साक्ष्य के रूप में, किसमें, मध्य पाषाण काल में। तो इस काल में कुछ क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन का जो कुछ कहीं पर साक्ष्य मिला है, तो मध्य पाषाण काल में, जो कि पूरा पाषाण काल वगैरह में नहीं मिला है। मिट्टी के बर्तन मध्य पाषाण काल में कुछ जो है इसका साक्ष्य मिला है। और इसका इस समय इस काल में जो पोषण होता था, जो आदमी का भोजन था, पोषण था, वह अधिक जानवरों और पौधे का उपयोग, है ना, जानवर का इस्तेमाल, जानवर और पौधे का उपयोग जो है इस समय ज्यादा से ज्यादा होने लगा था। किसमें, तो मध्य पाषाण काल में। कहीं कहीं आपको यह भी प्रश्न मिलेगा कि मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वह पर्यावरण पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट थे। पर्यावरण पर डिपेंडेंट होने का आशय ये होता है कि वह पर्यावरण में जो चीजें उत्पन्न हो रही है, जैसे मान लीजिए कि वहां पर पेड़ पौधे हैं, उस पर डिपेंडेंट होना, जानवर पर डिपेंडेंट होना, ये चीजें जो है इस काल में ज्यादा थी। तो पोषण के लिए क्या था, अधिक जानवरों का और पौधों का इस्तेमाल जो है मध्य पाषाण काल में किया जा रहा था। यह बागोर जो है, ये राजस्थान का एक जगह है बागोर, है ना, यह राजस्थान का यह प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल है। प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल अगर भारत में बात करें तो वह किसको बोला जा रहा है, तो राजस्थान में एक बागौर जगह है जो मध्य पाषाण काल का सबसे जो है फेमस स्थान है ना, मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है सबसे फेमस है बागौर राजस्थान में। यह प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और खुदाई जो है इसका, है ना, खुदाई में सूक्ष्मतम पाषाण उद्योग की खोज हुई है। सूक्ष्मतम पाषाण उद्योग की खोज हुई है किसमें, तो यह जो राजस्थान के बागौर है, जहां पर यह राजस्थान का बागौर जो जगह है, वहां पर यह प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल खुदाई हुई और इसमें जो है सूक्ष्म पाषाण उद्योग की खोज हुई। सूक्ष्म पाषाण का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों की खोज। छोटे छोटे पत्थर बने हुए मिले हुए हैं, मिला है कहां पर, तो यह जो है बागौर राजस्थान में। और यह जो है बागौर राजस्थान में यह एक प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ पर जो है
खुदाई में क्या मिला है, सूक्ष्म पाषाण उद्योग की खोज हुई है, छोटे छोटे पत्थरों के उद्योग की खोज जो है हुई है। तो यह प्रश्न अगर आएगा कि छोटे छोटे पत्थरों के उद्योग की खोज जो है मध्य पाषाण काल में कहां हुई, तो बागौर के राजस्थान में या राजस्थान के बागौर में हुई। चलिए ठीक है। भीमबेटका आप जानते हैं मध्य प्रदेश है ना, शैल चित्रों के लिए फेमस है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यह प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल, यहां खुदाई में 500 से अधिक शैलाश्रियों का पता चला है। अब देखिए, और उसमें क्या है, उत्कृष्ट चित्रकारी भी की गई थी। आप जानते हैं कि भीमबेटका की गुफा जो है उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए जानी जाती है। तो यह जो है भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, और यह जो है प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल है। यहां खुदाई के बाद 500 से ज्यादा है ना, 500 से अधिक जो है शैलाश्रय का मतलब हुआ शैल मतलब पत्थर और आश्रय मतलब उसके अंदर निवास करना या उसमें आश्रय करना। तो वह जो है पत्थरों से बना हुआ शैलाश्रय जो है 500 से ज्यादा शैलाश्रय का पता चला है। और उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए भी यह जो है फेमस है। कौन, तो भीमबेटका। तो वही बात बोला कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है यह प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल है। क्या है, प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल है। और खुदाई के बाद यहां पर 500 से अधिक शैलाश्रयों का पता चला है। जब खुदाई किया गया तो 500 से ज्यादा शैलाश्रय जो है यहां पता चला, और उत्कृष्ट चित्रकारी की गई है, जिस पर क्या की गई है, उत्कृष्ट चित्रकारी भी की गई है। तो यह जो है आपका मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल था भीमबेटका। अब देखिए, स्पेन के भूमध्य सागरीय तट पर सुंदर शैल का प्रचुर नमूना जो है आपको मिलता है। कहां पर, अब अगर स्पेन की बात करते हैं, यहां स्पेन के भूमध्य सागरीय तट पर, स्पेन का जो भूमध्य सागरीय तट है वहां पर सुंदर शैल कला का प्रचुर जो है नमूना वहां पर मिला है। सुंदर शैल कला का मतलब क्या हो, पत्थरों से बनी हुई कला, शैल बना पत्थर, तो पत्थरों की बनी हुई कला का जो है स्पेन के भूमध्य सागरीय तट पर सुंदर शैल कला का प्रचुर जो है वहां पर आपको सबूत जो है मिलता है इसके मध्य पाषाण काल का। और इन चित्रों में मनुष्यों को शिकार करते हुए दिखाया है। और यह कहां की बात की जा रही है, स्पेन के भूमध्य सागरीय तट की बात की जा रही है। वहां पर जो है शैल कला का प्रचुर जो है नमूना मिला है, प्रचुर सबूत जो है शैल कला का मिला है स्पेन के भूमध्य सागरीय तट पर। और उसमें क्या दिखाया गया है उन शैल कलाओं में, तो उनमें दिखाया गया है मनुष्यों का चित्र, मनुष्यों का शिकार करते हुए चित्र, विभिन्न कृषि गतिविधियां, जो मनुष्य अलग अलग कृषि गतिविधियां करते थे उन चीजों को भी जो है उसमें दिखाया गया है, जो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत है। ठीक है, ये बात हो रही थी स्पेन के भूमध्य सागरीय तट के सुंदर शैल कला के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रोलिथ जो पत्थर के उपकरण मध्य पाषाण युग में विशिष्ट उपकरण माने जाते थे। मैक्रोलिथ आप जान ही रहे हैं, मैक्रोलिथ मतलब जो छोटा पत्थर बनता था, तो उन छोटे पत्थरों का जो मध्य पाषाण युग में उसको एक विशिष्ट उपकरण की तुलना जो है किया गया है। और पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में पत्थरों का साइज छोटा हो गया, उस पर कहीं कहीं पॉलिश भी आप देख रहे हैं। शिकार करने में लोग पूरा पाषाण काल की अपेक्षा ज्यादा निपुण हो गए, ज्यादा तेज हो गए, किसमें, मध्य पाषाण काल में। चलिए, और जो है विशिष्ट उपकरण जो है वह मैक्रोलिथ पत्थर थे, उपकरण जो है मध्य पाषाण युग में विशिष्ट उपकरण बन गए। इसे उत्तरीय प्रस्तर काल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो है इसको क्या कहा गया, उत्तर प्रस्तरीय काल। ये बात याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल को जो है उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, उत्तरीय प्रस्तर काल। ये सब जो है शब्दों का जाल है, समझिएगा। उत्तरीय प्रस्तर काल किसको कहा गया, तो मध्य पाषाण काल को उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहा जाता है। इसमें मनुष्य पत्थर से निर्मित बहुत छोटे छोटे हथियार का इस्तेमाल करते थे। हमने पहले भी कहा, इसमें आदमी क्या था, पत्थर से निर्मित जो है बहुत छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते थे। 1961 में है ना, 1961 में कॉमसन और ब्रेडवुड, ये दोनों इतिहासकार हैं। 1961 में कॉमसन एवं ब्रेडवुड ने नवपाषाण तक के काल को 3 भागों में, नवपाषाण जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है ना, नवपाषाण काल तक के, ये नवपाषाण का बात कर रहा है, मेसोलिथिक तो आपका मध्य पाषाण हो गया। तो 1961 में कॉमसन और ब्रेडवुड ने नवपाषाण तक के काल को 3 भागों में बांटा। पहला भाग क्या था, तो भोजन संग्रहण। पहला भाग में क्या था, भोजन संग्रहण। दूसरा भाग था मध्य पाषाण को भोजन को इकट्ठा करने वाला। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल था, और दूसरे काल में मध्य पाषाण काल में क्या था, भोजन को इकट्ठा करने वाला बताया। और तीसरा काल जो था नवपाषाण काल का, इस काल को भोजन उत्पादन का काल बताया, है ना। किसने, कॉमसन और ब्रेडवुड ने 1961 में नवपाषाण तक के काल को 3 भाग में अलग अलग डिफाइन किया। पहला भाग बोला कि भोजन संग्रहण वाला, दूसरा भाग बोला मध्य पाषाण को
दूसरा भाग बोला मध्यपाषाण काल को, और इसमें क्या किया तो भोजन को इकट्ठा करने वाला, पहले में भोजन का संग्रहण, दूसरे में भोजन को इकट्ठा करने वाला, और तीसरा काल जो नवपाषाण काल रखा इसमें भोजन उत्पादन का काल रखा। नवपाषाण काल में खेती का जो है आविष्कार हो चुका था, तो वहां पर जो है भोजन का उत्पादन का काल जो है उन्होंने नवपाषाण काल को रखा। कॉम्सन और ब्रेडवुड ने, दोनों इतिहासकार हैं। इस काल में मनुष्य जो है शिकारी थे। आप जानते ही हैं पुरापाषाण काल की अपेक्षा जो है बेहतर शिकारी, निपुण शिकारी जो है मनुष्य हो गया था किसमें, मध्यपाषाण काल में। वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह से जो है खानाबदोश की जीवन शैली जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाते थे, और जो है इस तरह की जीवन शैली को हम क्या बोलते हैं, खानाबदोश जीवन शैली, जो एक जगह स्थिर नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ वह चलते जा रहा है और भोजन की तलाश में जो है जीवन व्यतीत करते जा रहा है। तो वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, इसे खानाबदोश जीवन शैली भी कहते हैं। भारत में मध्यपाषाण कालीन स्थलों में राजस्थान में बागौर, ये बहुत फेमस है, राजस्थान में बागौर, ये सब जो है भारत में मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हुए अब वो बता रहे हैं। तो भारत में मध्यकालीन स्थलों में है ना, मध्यपाषाण कालीन स्थलों में राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंघनज, कहीं कहीं लंघनज होगा, कहीं कहीं पर लंगनज भी लिखता है, लेकिन वही चीज है, लंघनज समझ लीजिएगा। गुजरात में लंगनज, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़। भीलवाड़ जिला जो राजस्थान में है, भीलवाड़ जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित यह भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल किसको कहा गया, यह जो भीलवाड़ जिला है राजस्थान का, है ना, में कोठारी नदी के तट पर स्थित यह भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल कौन सा है, तो यह जो है आपका भीलवाड़ जिला है ना, भीलवाड़ जिला जो राजस्थान में है, यहाँ पर कोठारी नदी के तट पर स्थित यह भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है, सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। जबकि इसके पहले अगर भारत में मध्यपाषाण कालीन स्थलों में बात की जाए तो राजस्थान का बागौर हो गया, और गुजरात में लंघनज हो गया, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ हो गया, और भीलवाड़ तो राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित यह भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल हो गया। ठीक है, मध्यपाषाण कालीन कुछ अन्य प्रमुख स्थल देखिए कौन सा है। अब बात हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो मध्यपाषाणिक स्थल है वह है वीरभानपुर। क्या नाम है, वीरभानपुर, यह पश्चिम बंगाल से है। गुजरात में लंगनज, अभी आपने पढ़ा ही, गुजरात में लंगनज। तमिलनाडु में टेरी समूह, तमिलनाडु में जो क्षेत्र है मध्यपाषाण काल का वो क्या है, टेरी समूह। पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर, गुजरात में लंगनज, तमिलनाडु में टेरी समूह, और मध्य प्रदेश में जो है आदमगढ़। मध्य प्रदेश में कौन सा है, आदमगढ़। राजस्थान में बागौर है, और गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश में, जो गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश में है, यह जो है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय बहुत महत्वपूर्ण है। सराय नाहर राय एवं महादाहा, महादाहा दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, और भारत में सबसे पुराने मध्यपाषाणिक स्थल हैं। यहां पर याद रखिएगा, अगर यदि कहे भारत में सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल, तो आप कहेंगे कौन सा सबसे बड़ा में, अगर आप देखिएगा तो यह जो है आपका अभी जो राजस्थान में भीलवाड़ा पढ़ा ये सबसे बड़ा है। और अगर कहे कि सबसे पुराना मध्यपाषाणिक स्थल, तो यह उत्तर प्रदेश में जो गंगा द्रोणी है, सराय नाहर राय एवं महादाहा, यह जो है सबसे पुराना मध्यपाषाणिक स्थल है। तो दोनों को ही याद रखिएगा, गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर राय एवं महादाहा दो महत्वपूर्ण, एक हो गया सराय नाहर राय, यह भी गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश में है, और महादाहा जो है यह भी उत्तर प्रदेश गंगा द्रोणी में है। तो यह दोनों जो दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारत के सबसे पुराने मध्यपाषाणिक काल में जो है आते हैं। ये पहले स्थल है जहां पर स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। स्तंभ गर्त का साक्ष्य सबसे पहले कहां पर मिला है, तो ये सराय नाहर राय और महादाहा जो है गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश में, यहां पर आपको सबसे पहले जो है ना मध्यपाषाण काल के स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है, स्तंभ गर्त के साक्ष्य का मिला है। स्तंभ गर्त का मतलब हुआ जो झोपड़ी बना करके रहते हैं, है ना, जो झोपड़ी खड़ा करके रहते हैं, है ना, तो स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला, अर्थात झोपड़ियां निर्मित की गई थी। मतलब कि सबसे पहले निवास का, झोपड़ी का जो साक्ष्य मिला है मध्यपाषाण काल का, वह उत्तर प्रदेश के गंगा द्रोणी में सराय नाहर राय एवं महादाहा दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से कि इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये स्थल स्तंभ गर्त का साक्ष्य हैं। कौन, सराय नाहर राय और महादाहा जो गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अर्थात झोपड़ियां, स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है, अर्थात झोपड़ियां निर्मित की गई थी और निवास यहां पर था।
पुरापाषाण कालीन लोग, जो पुरापाषाण कालीन लोग थे वह शैलाश्रयों में निवास करते थे। देखिए ये बात चल रही है मध्य पाषाण काल की, लेकिन बीच में थोड़ा सा ला दिया पुरापाषाण काल को। ये कंपैरिजन करने के लिए हमने लिख दिया कि आप ध्यान रखिए कि पुरापाषाण काल में जो लोग था वह शैलाश्रय में निवास करते थे। शैलाश्रय मतलब पत्थरों का बना हुआ बस जो है सिंपल सा उसी में लोग निवास करते थे, वह शैलाश्रय हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में ये उत्तर प्रदेश का जो महादाहा और जो सराय नहररा है यहाँ से स्तंभ गर्त का साक्ष्य भी मिला है। मतलब कि आदमी पूरा पाषाण काल से जो मध्य पाषाण काल में गया तो बहुत प्रगति वह कर चुका है। वह जो है आप शैलाश्रय से स्तंभ गर्त तक का दूरी तय कर चुका है। पहले वो शैलाश्रय में था पूरा पाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में वह जो है स्तंभ गर्त तक पहुंच चुका है ना। और मानवीय आक्रमण का युद्ध का, मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य जो है यह भी सराय नहरराय से मिलता है। सराय नहरराय जो गंगाद्रोणी उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सराय नहरराय या महादाहा जो उत्तर प्रदेश गंगाद्रोणी में प्राप्त शहर है, यह पुराने मध्य पाषाण कालीन में सबसे पहले हैं, सबसे पुराने हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले स्तंभ गर्त का साक्ष्य भी मिला है, मतलब झोपड़ियां निर्मित की गई थी। और यहाँ पर प्रारंभिक जो है मानवीय युद्ध है ना, मानवीय आक्रमण का युद्ध का जो है, मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य जो है सराय नहरराय से ही मिलता है। और सराय नहरराय यह गंगाद्रोणी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब देखिए केरल और उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य मान लीजिए ये अपना भारत है ना, ये अपना देश है, हम इसे बना देते हैं अभी, ये अपना देश है। तो यहाँ पर केरल जो है आप जान रहे हैं, यहाँ पर केरल है ना, केरल और उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूर्वी, यह जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और जो केरल का क्षेत्र है, तो केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में 9 तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं और 9 ही मध्य पाषाण कालीन स्थल। मतलब कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य में और केरल में यहाँ पर कोई भी जो है साक्ष्य इसका नहीं मिला है। केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में 9 तो निम्न पुरापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं और 9 ही मध्य पाषाणिक स्थल। मतलब पुरापाषाणिक स्थल भी केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राप्त नहीं हुआ है ना। और जो है साथ ही मध्य पाषाणिक स्थल भी उत्तर पूर्वी राज्य में और केरल में प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्नि का उपयोग मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से अलग करता है। अग्नि का जो यूज हुआ, अग्नि का जो उपयोग हुआ, वह क्या कह रहा है कि वह मध्य पाषाण काल को और पुरापाषाण काल को से जो है अलग करता है। मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से कौन अलग करता है? तो यह जो है अग्नि का उपयोग जो है ये अलग करता है। मतलब कि कहना यह चाह रहा है कि मध्य पाषाण काल में अग्नि का उपयोग जो है खोज हो चुका था, जबकि पुरापाषाण काल में उसका खोज नहीं हुआ था। इसलिए क्या लिखा कि अग्नि का उपयोग मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से अलग करता है। गुजरात स्थित लंघनाज, गुजरात में जो स्थित है लंघनाज या लंगनाज, जो भी है आप लंगनाज पढ़ सकते हैं। गुजरात स्थित लंगनाज और उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहरराय, उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहरराय एवं महादाहा से गर्त चूल्हे, गर्त मतलब जमीन में गड़ा हुआ या जमीन के अंदर बना हुआ, गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए गर्त चूल्हे का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? एक हो गया लंघनाज गुजरात से और दूसरा सराय नहरराय एवं महादाहा उत्तर प्रदेश से। ये 2 जगहों से, याद रखिएगा, गुजरात स्थित लंघनाज से और उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहरराय एवं महादाहा से जो है गर्त चूल्हा, किसका? गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें पशुओं की हड्डियां जली हुई अवस्था में प्राप्त हुई है। उसमें जो है उस गर्त चूल्हे में, जो जमीन के अंदर चूल्हा है, उस गर्त चूल्हे में पशु की जली हुई हड्डी का जो है, जला हुआ हड्डी की जो है वह एक अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो एक हो गया गुजरात का लंघनाज से और उत्तर प्रदेश स्थित जो सराय नहरराय और महादाहा जो गंगाद्रोणी में था, इन तीनों जगहों पर। तो खैर सराय नहरराय और महादाहा तो ये उत्तर प्रदेश के गंगाद्रोणी का ही क्षेत्र हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहरराय एवं महादाहा से और एक गुजरात से जो है लंघनाज से, इन दोनों जगहों से गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें पशुओं की हड्डियां जली हुई अवस्था में प्राप्त हुई है। स्पष्ट है कि 9000 से 4800 ईसा पूर्व, देखिए हमने यहाँ 9000 से 4000 ईसा पूर्व लिखा है, लेकिन 9000 से 4800 या 4000 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चलता है। स्पष्ट है कि 9000 से 4800 ईसा पूर्व के दौरान भोजन को आग में, है ना, भोजन को आग में पकाने की कला की शुरुआत यहीं से हुई है। भोजन को आग में पकाने की कला की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई है, जैसा कि आपने पढ़ा। और उसका 2 क्षेत्र है,
एक तो उसका जो है, उसका जो अभी साक्ष्य मिला है वो 2 जगहों से, एक गुजरात के लंघनाच से और एक उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय एवं जो महादहा है, इन 2 जगहों से, उत्तर प्रदेश के 2 जगहों से और गुजरात के एक जगह लंघनाच से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है, जिसमें आग से पकी हुई जानवरों की हड्डियां जो है वहां पर मिली है। तो इससे यह बात जो है आराम से पता लगाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि जो है स्पष्ट है कि 9000 से 4800 ईसा पूर्व के दौरान भोजन को आग में पकाने की कला, भोजन को आग में पकाने की कला की जो है शुरुआत हो चुकी है। और ये किसमें हुई है? मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक पीरियड में जो है यह हो चुकी है, हुई है। सराय नाहर राय से एक ही क्रम में 8 गर्त, एक क्रम में 8 गर्त चूल्हों की प्राप्ति हुई है। सराय नाहर राय कहाँ है? उत्तर प्रदेश, गंगाद्रोणी में। तो सराय नाहर राय से एक ही क्रम में 8 गर्त चूल्हों की प्राप्ति हुई है, जो सामूहिक जीवन पद्धति की संकेतक है। यह क्या है? सामूहिक जीवन पद्धति का संकेतक है। अगर अकेला आदमी, एक आदमी रहेगा तो आप ये बताइए कि वो 8 चूल्हा बना करके क्या करेगा। अब उस गर्त में 8 चूल्हा क्रम से लगातार मिला है, तो 8 चूल्हा मिलने का मतलब है कि वहां पर कोई एक आदमी का खाना तो बनता नहीं होगा। इससे क्या मतलब हुआ? वह कहीं ना कहीं सामूहिक लोग निवास कर रहे हैं, लोग जो वहां निवास कर रहे हैं वो समूह में निवास कर रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं, क्योंकि 8 चूल्हा में खाना पकना या एक गर्त में 8 चूल्हे का मिलना यह तय करता है कि वह एक आदमी के लिए, तो कन्फर्म है कि वह एक आदमी के लिए नहीं होगा। तो यही बात कह रहा है कि भोजन को आग में पकाने की कला की शुरुआत यहीं से हुई। कहां? यह जो उत्तर प्रदेश में आपको मिला है, सराय नाहर राय में जो साक्ष्य मिला है 8 चूल्हे का, सराय नाहर राय से एक ही क्रम में 8 चूल्हे, 8 गर्द चूल्हे की प्राप्ति हुई, जो सामूहिक जीवन पद्धति का संकेतक है, या यहां से सामूहिक जीवन पद्धति का जो है संकेत मिलता है। तो मित्र, आज जो है हमने मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड को आपको बताया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, जो कंटेंट था हमने आपके सामने रखा। जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एक कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है मित्र, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जो है कृपा कर दीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।